कल हमने विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में चार चीजें पढ़ी। नंबर एक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो दो आवेश धन Q और ऋण Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित थे। दूसरी चीज, विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण पढ़ना है। विद्युत द्विध्रुव को यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां प्लेस्ड कर दिया भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फील्ड डायरेक्शन से कुछ एंगल फॉर्म करते हुए। तो विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल आघूर्ण, इसको कपुल भी कहते हैं, PE sin थीटा। और साथ में कायदे से यहां पर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर भी आएगा, आप PE sin थीटा याद रखिए। इसको P क्रॉस E भी कहेंगे, इस पर डिस्कस हो चुका है। कपुल, विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एंगल पे प्लेस्ड था। धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा था, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लग रहा था। दोनों बल बराबर तो थे, इक्वल तो थे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थी। तो जब दो फोर्सेज का कपल होता है तो कपल का टॉर्क होता है, वो आ गया टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। दूसरी चीज पढ़िए। तीसरी चीज, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था, उसको रोटेट करवाना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, θ1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। θ1 पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में θ2 पोजीशन तक रोटेट करा दें, कल डिटेल से डिस्कस हो चुका है। तब W वर्क इज इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान रखिएगा, यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से, का मतलब दिशा में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा से θ2 बराबर थीटा रोटेट करवा दे, तब यहां θ1 और θ2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। यह आएगा W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये तीसरी चीज पढ़ी थी। चौथी चीज, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैसे तो इसको अगले चैप्टर में पढ़ना है, परंतु हमने, क्योंकि डाइपोल यहां पर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है आवेशों के निकाय को या दो आवेशों को इनफाइनाइट से, अनंत से, बहुत दूर से ला करके एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दे, एक सिस्टम बन जाएगा, एक निकाय बन जाएगा। तो ऐसा करने में जो वर्क डन होता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उस निकाय की। अब हमको यहां पर डाइपोल को लाना है, इनफाइनाइट से कहां लाना है, अनंत से कहां लाना है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लाना है। अब देखिएगा, तो हम इसको, मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे निकालेंगे? सेम यही तरीका है, वर्क डन जो करा, यहां तक हमको चलना है। W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसको फिर से मैं
रिपीट कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है आपकी प्रीवियस लेक्चर में ये समझ में ना आया हो। देखिए, विद्युत द्विध्रुव का की स्थिति ऊर्जा माइनस पीई कॉस थीटा, ये निकाला है भाई हमने, देखिए प्रीवियस लेक्चर में। अब फिर से इसको एक बारी 2 मिनट में समझ लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से इस डाइपोल को लाना है किसी एंगल थीटा पे भाई। विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे अनंत पे ला करके ऐसे रख देना है, ये मान लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा। तब U इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस पीई कॉस थीटा। कैसे आएगा ये देखिए, हम चलेंगे फिर वही पीछे चलेंगे। विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, किसी पोजीशन पे रखेंगे, थीटा पोजीशन पे, और फिर उसको उस थीटा पोजीशन से थोड़ा सा डी थीटा रोटेट करवा देंगे, टॉर्क क्रिएट होगा। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा हमने पढ़ा था, वर्क डन निकाल देंगे। फिर डब्ल्यू इज डी डब्ल्यू सूक्ष्म वो कार्य निकालेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ का मतलब पीई साइन थीटा डी थीटा, और उसका इंटीग्रल कर दोगे, समाकलन कर दोगे तो नेटवर्क आ जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, अभी लिमिट छोड़िएगा, इंटीग्रल पीई साइन थीटा डी थीटा, ये वर्क था। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं? वर्क के लिए तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पुट करते हैं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं? थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा रखते हैं। क्यों रखते हैं सुनिए, ये थीटा 1 इज इक्वल टू 90 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा क्यों रखते हैं? ऐसे लाना है भैया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे लाना है भाई डाइपोल को। एक सिरे पर धन आवेश, दूसरे सिरे पर नीचे ऋण आवेश। एक सिरे पर धन आवेश, दूसरे सिरे पर ऋण आवेश। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो धन आवेश को लाने में विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा। ऋण आवेश इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहां पर जो पोजीशन हमने दिखा रखी है, ऋण आवेश को लाने पर क्या होएगा? वो स्वयं कार्य करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एक कार्य जितना धन उतना ही दूसरा ऋण। तो थीटा 1 इज इक्वल टू किस पोजीशन में लाएंगे? ये 90, ये मान के चलेंगे। ऐसी पोजीशन में लाना है। कहां से लाना है? इनफाइनाइट से लाना है। किस पोजीशन में लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाना है। तब नेटवर्क जीरो हुआ, नेटवर्क हुआ जीरो। अब इसको इस परपेंडिकुलर पोजीशन से लंबवत स्थिति से थोड़ा सा ऐसे कर रखा है, जो डायग्राम में हमने दिखा रखा है, थीटा पोजीशन पर रोटेट भी करवा देते हैं। मतलब अनंत से ऐसी पोजीशन में लाना है। तब वर्क, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वर्क डन होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। इसको निकालने के लिए इसलिए हमने लिमिट थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, टाउ डी थीटा का इंटीग्रल कर दिया, टाउ पी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल करके ये कल हमने कर दिया है माइनस, इस वर्ग को ही पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा आ गया। तो W हमने निकाला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन W? कौन वर्क? ये वर्क है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रोटेट कराने में वर्क है, जो जनरल फार्मूला है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि कार्य के लिए आप करोगे, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा पुट करोगे। और इसी वर्क में यदि थीटा 1 लिमिट लगा दोगे, थीटा 1 लिमिट लगा दोगे 90, ये देखिए 90, और थीटा 2 लिमिट लगा दोगे थीटा, तो तब क्या आ जाएगा? इसी फार्मूले में तब ये पुट कर दोगे तो माइनस पीई कॉस थीटा आ जाएगा, ये वाला माइनस पीई कॉस थीटा। पोटेंशियल चार चीजें पढ़।
एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करना और रह गया है, फिर से सुनिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत द्विध्रुवी के लिए कुछ स्टडीज की, हमने 4 फार्मूले पढ़े, एक पी, दूसरा टाउ, तीसरा वर्क डब्ल्यू और चौथा पोटेंशियल एनर्जी यू। अब देखिए, यदि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो डाइपोल 3 पोजीशन में हो सकता है: स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा ये पोजीशन हो सकता है, और तीसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझिएगा तीनों को, इस पे क्वेश्चन भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए, मैंने यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है। समान दूरी पर ये समांतर विद्युत बल रेखाएं हैं। इस स्थान पर कहीं विद्युत क्षेत्र ज्यादा नहीं, कहीं कम नहीं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला करके ऐसे रख देते हैं। ऐसे का मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू चार्ज और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत माइनस क्यू चार्ज, एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे। हमेशा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश पड़े रहता है भाई, यार रहने की कोशिश करता है। ये देखिए, धन सिरा जिस आवेश पे है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और ऋण आवेश जिस सिरे पे है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन हुआ है। मतलब θ1 इज इक्वल टू वर्क डन, देखिएगा, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 जीरो, θ2 भी रोटेट कराया ही नहीं है इसको, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी PE कॉस माइनस PE कॉस थीटा है। थीटा कितना रखोगे यहां भाई? θ1 90, θ2 बराबर थीटा, या माइनस PE कॉस थीटा में थीटा बराबर कितना रखोगे? अरे रोटेट करा ही नहीं रखा है, थीटा बराबर जीरो है। W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। थीटा क्या है दोनों केस में? जीरो। वर्क डन तो जीरो हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? बाई जनरल फार्मूला U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना? कल डिस्कस थोड़ा सा करा था इस पे। थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो U इज इक्वल टू माइनस PE। स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। स्टेबल। अब आइए उदासीन। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, एक सिरे पर धन आवेश, दूसरे सिरे पर ऋण आवेश। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा से इसको कितना रोटेट करा दिया? 90। तब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कॉस 90, जीरो होता है, जीरो। वर्क डन भी निकालोगे ऐसे ही, कल बता रखा है पिछले लेक्चर में। U इज इक्वल टू उदासीन संतुलन कहलाता है कायदे से। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन, ये स्थायी ये उदासीन। तीसरा अस्थाई, देखिएगा यदि इस विद्युत द्विध्रुव को, ये देखिए ऐसे पड़ा था विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसको रोटेट करवाए 180 का मतलब धन आवेश इधर आ गया और ऋण आवेश चला गया इधर, तो विद्युत द्विध्रुव को कितना रोटेट करवाया? 180, ऐसे रोटेट करा दिया है। यहां थीटा इज इक्वल टू कितना था? 90, और यहां थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। देन यू इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मूले पर रखो, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा के बदले 180, कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस पी। ये हो गया उदासीन संतुलन, नहीं सॉरी, अस्थाई संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन। तो स्थाई संतुलन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, अस्थाई संतुलन अपोजिट, मतलब धनावेश कहां जाएगा? इसको रोटेट करा देंगे, धनावेश को घुमा के विद्युत क्षेत्र के विपरीत कर देंगे और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा, तो इसको अस्थाई संतुलन कहते हैं। ये अस्थाई ये स्थाई, अब बीच की कंडीशन होगी, इसको आप उदासीन कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिएगा हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, ठीक ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, यहीं पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। चुंबकीय द्विध्रुव के लिए भी 4 चीजें निकालेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, और चुंबकीय द्विध्रुव की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ये चारों चीज वहां भी पढ़ेंगे, निकालने का सेम यही तरीका है, वहां हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो अब ठीक इसी तरीके से करेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमने विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या पढ़नी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। कौन कौन पोजीशन में? अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, कौन पोजीशन में निकाल रहे हैं? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं भाई, या इसको लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं, या इसको एक्सियल पोजीशन, कुछ भी कह लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कंफ्यूज करते हैं, हिंदी में उनकी समझ में नहीं आता है। तो अक्षीय स्थिति क्या है का मतलब एंड ऑन पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। देखिएगा अक्षीय स्थिति नंबर 1, नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में आ रहे हैं, डायग्राम बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इस डायग्राम से ही हमको सब कुछ निकालना है भाई। एक विद्युत द्विध्रुव है, ये देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी अक्षीय स्थिति में निकालनी है। चलिए विद्युत द्विध्रुव को मैं ए बी मान देता हूं। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी हो गया। विद्युत द्विध्रुव की कुल दूरी है 2 आवेशों की, ये धन और ऋण आवेश के बीच की दूरी है 2l। मध्य बिंदु से L इधर को हो गया, L इधर को हो गया। अक्षीय स्थिति में हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ दोनों आवेशों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा इधर को भी बढ़ा देंगे, ये अक्ष होता है भाई।
अक्षीय स्थिति। चलिए अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है R। अब चूंकि हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत द्विध्रुव के देखिए ये B बिंदु पर है प्लस आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी होगी? ये R में से इस L को कम कर दोगे, चूंकि ये L है, देखिए ये L है, ये R माइनस ये डिस्टेंस क्या आ गई? R माइनस L। ऐसे विद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश से P बिंदु की दूरी, ये R ये हो गई प्लस L ये होगी, क्योंकि ये भी तो L है, ये देखिए ये L है, ये भी L थी। तो निगेटिव चार्ज से P बिंदु तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस L। किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेन है डायग्राम। अब लिख लेंगे आप क्या? माना विद्युत द्विध्रुव AB के उसके अक्ष में मध्य बिंदु C से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। माना विद्युत द्विध्रुव AB के उसके अक्ष में द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से P बिंदु की दूरी बराबर R। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P बिंदु की दूरी बराबर R प्लस द्विध्रुव के प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी इज इक्वल टू R माइनस L। सिमिलरली डाइपोल के जो माइनस Q चार्ज है उससे Q आवेश से P बिंदु की दूरी R प्लस L। देखो अक्षीय निरक्षीय स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में डेरिवेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और अदर एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। अब देखिएगा, हमको ये सब पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पड़ा हुआ है। एक पॉइंट चार्ज है सपोज हमारे पास, पॉइंट चार्ज के द्वारा हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। ये एक पॉइंट चार्ज था, माना कोई चार्ज या तो प्लस था या माइनस था, उस चार्ज से या तो ये प्लस था या माइनस था, उस चार्ज से किसी बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु की ओर, ऋण आवेश होगा तो उस बिंदु से आवेश की ओर। आइए यहां आ जाइए, P बिंदु पर
इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं, और पी बिंदु पर इस ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, दोनों का फिर क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हमको मिल जाएगा। ये देखिएगा, पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, E1 से। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू के बदले ये है क्यू अपॉन, इससे उस बिंदु की दूरी है r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप आ गया। परंतु यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना, धन आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 की डायरेक्शन कहां को होगी, धन आवेश से उस बिंदु की इधर को, E1 की डायरेक्शन होगी भैया। ऐसे ही P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ऐसे E2 बराबर लिखोगे, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू के बदले माइनस क्यू है, क्या मैं माइनस क्यू लिख दूं, नहीं, क्यू ही लिखूंगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश, दिशा अलग होगी उसकी। क्यू के बदले क्यू, ये देखिए क्यू अपॉन दूरी होगी, दूरी मैंने लिखा है माइनस क्यू आवेश से, देखिए पहले ही समझा दिया है, माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की डिस्टेंस हुई है r प्लस एल का होल वर्ग। नंबर 2, इसकी दिशा हो गई, देखो E1 की दिशा तो है बिंदु P की ओर, ये देखिए बिंदु P की ओर लिखोगे यहां पर, बिंदु P की ओर, और मतलब द्विध्रुव से P बिंदु की ओर, और E2 की दिशा लिखोगे बिंदु P से द्विध्रुव की ओर। नंबर 2। अब ये दोनों चित्र में आइए, पहले इसको समझ लीजिए। E2 की डायरेक्शन होगी इधर को, ये देखिए E2 की डायरेक्शन इधर को, E1 की डायरेक्शन इधर को। अब ये दो वेक्टर हैं, अपोजिट है इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र क्या है, अपोजिट है, अपोजिट विपरीत है, तो हमको तो वेक्टर सम करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पी बिंदु पर नेट द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। जोड़ दीजिए दोनों को, कैसा जोड़ करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो तब अलजेब्रिक अंतर आ जाएगा भाई। तो इसको हम यहां पर E1 अपोजिट है E2 के, E2 अपोजिट है E1 के, तो E इज इक्वल टू लिखोगे ऐसे ही, वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे, ठीक है। तो अब E1 देखिए, E1 देखिए r माइनस एल का वर्ग है, ये ज्यादा है, E1 ज्यादा है, और E2 नीचे r प्लस एल का होल वर्ग, ये कम है, मतलब इधर को फील्ड कम, इधर को फील्ड ज्यादा, तो नेट कहां को बचेगा, इधर को।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को बचेगा, इधर को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा इस पॉइंट पी पर, इधर को ई आएगा। ई बराबर मतलब इसमें से इसको जैसे बीज गणितीय अंतर करते हैं वैसा कर देंगे, क्योंकि दो अपोजिट वेक्टरों के बीज का रिजल्टेंट E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 भी लिखते हैं। ये E इज इक्वल टू इसको ऐसे ही लिख देंगे भाई, E1 प्लस माइनस वेक्टर E2, ऐसे लिखोगे आप। जो लिखने का तरीका ये है, मतलब E1 माइनस E2 का मतलब ये हुआ, तो क्योंकि हमको तो वेक्टर सम करना है, सो E इज इक्वल टू आ गया भाई। देखिए मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं, क्या ये प्लस ये करेंगे तो जो कॉमन चीज है मैं बाहर कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इतनी चीज कॉमन है, बाहर आ गई। अंदर बचा हमारे पास, पहले वाले में बचा E1 में बचा 1/r माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/r प्लस एल का होल वर्ग। और आगे चलिए, यही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ऐसा ही रहने दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, क्या r माइनस एल का होल वर्ग इंटू r प्लस एल का होल वर्ग, और यहां आ गया r प्लस एल का होल वर्ग माइनस r माइनस एल का होल वर्ग। और आगे बढ़िए, हाँ जी, देखिए E बराबर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये खोल दिया। कौन वाला, ये देखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन इतना, खोला इसको, ये हमारे पास आ गया ऐसा, और नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट, और परंतु नीचे की चीज को आपने ऐसे कैसे लिख दिया, चूंकि आपके पास था नीचे हर में डिनोमिनेटर में R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर दोनों हैं, स्क्वायर बाहर कर दीजिए, R माइनस एल इंटू R प्लस एल, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का आ गया, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बाहर से होल वर्ग, इसलिए हमने इसको नीचे क्या लिखा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। आगे बढ़िए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आ गया 4RL, और नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 4RL को आप Q के साथ ऐसे लिख दीजिए, Q इंटू 2L, एक साथ कर दीजिए, और 2R को अलग कर, 2 2 जा 4 LR, यही चीज है, अपॉन नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको Q इंटू 2L को कह देते हैं P, क्योंकि पिछले सबसे पहले डाइपोल में हमने Q इंटू 2L इज इक्वल टू P पढ़ा, P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये थर्ड आ गया। E1 निकाला, E2 निकाला, फिर E निकाल दिया, नेट निकाल दिया, तीन चीजें। अब सुनिएगा, यदि L का मान R से छोटा हो तो L स्क्वायर, इसको देखिएगा, L स्क्वायर, यहां पर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ रहा है, L स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य मानते, नगण्य का मतलब जीरो के आसपास, बहुत कम, जीरो नहीं होता इसका मतलब, L स्क्वायर को नगण्य मानते हुए छोड़ने पर, छोड़ दीजिए, यहां पर छोड़ दीजिए, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4, R से एक R कट जाएगा, तो लास्ट में बच गया हमारे पास क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। अक्षीय स्थिति में देखिएगा, ये देखिए
अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन 1/4πε0 के 2p/r³। ये फार्मूला आया और उसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन बिंदु P की, नेट विद्युत क्षेत्र P की तरफ, P की ओर, द्विध्रुव से उस बिंदु की ओर, बाहर की ओर। ये अक्षीय स्थिति। अब हम आते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के बाद निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। अक्षीय तो इजी है, निरक्षीय में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आप स्पेस छोड़ते हुए डायग्राम सही बना लीजिए। एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा बड़ा चित्र बनाइए। ए बी, मैं दूर दूर लिख रहा हूं, ए बी। इसके ए सिरे पर है धनावेश, चलिए ऋणावेश मान लें। अब बी सिरे पर है धनावेश। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया सी। तो ए सी आ गया हमारे पास एल, और बी सी भी आ गया हमारे पास एल, क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी 2l मानी है हमने। 2l, 2x, 2a कुछ भी मान सकते हो। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, या इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सिव पोजीशन। वो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन थी और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। ऐसे विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे अक्ष, उसके लंबवत निरक्ष होता है, परपेंडिकुलर। तो हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लेते हैं P, जहां पर हमको क्या करना है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिख लोगे। माना विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु सी से विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, -q आवेश से दूरी निकाल देते हैं और +q आवेश से भी दूरी निकाल देते हैं। ये L हो गया, ये R हो गया, तो ये आ गया AP, ये आ गया R² प्लस L² का वर्गमूल, पाइथागोरस थ्योरम। वर्गमूल को लिखते हैं पावर हाफ। ऐसे ही धन आवेश से P बिंदु की दूरी भी सेम हुई, R² प्लस L² का वर्गमूल। ठीक, इतने भी बात समझ में आ गई। +q आवेश से मैं लिख देता हूं एक लाइन, +q आवेश से विद्युत द्विध्रुव के +q आवेश से निरक्ष में स्थित P बिंदु की दूरी, P बिंदु की दूरी बराबर R माइनस प्लस L, R² प्लस L² की पावर हाफ। इसी प्रकार -q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी होगी, वो AP BP थी, ये AP, ये भी उतनी R² प्लस L² की होल पावर हाफ। इसका मतलब प्रत्येक आवेश से P बिंदु की दूरी आ गई भाई। आप देखिएगा,
प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन, ये देखो धन आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र, इसको बिंदु आवेश मान लीजिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 के क्यू अपॉन r²। r² का मतलब बीपी का वर्ग, बीपी का मतलब है r² प्लस l² का वर्गमूल, उसका वर्ग कर दोगे तो r² प्लस l² आ गया। r² प्लस नंबर फर्स्ट, परंतु इतने से काम नहीं बनेगा। डायरेक्शन देखिए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, उस बिंदु की ओर, ये हो गया भाई E1 की दिशा। अब देखिएगा, आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन, ये भी उतना ही आएगा। अरे माइनस है तो माइनस नहीं लिखोगे, पहले ही बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र, क्यू अपॉन r² प्लस l²। नंबर 2 सेम है भाई दोनों, परंतु इसकी दिशा देखना। इस बिंदु P पर ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा इधर को, ऋण आवेश की ओर, ये E2। अब नेट निकालना है, यहां पर कैसे निकालें, सुनिएगा सुनिएगा। नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज ये एंगल थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हुआ। एक पैरेलल लाइन इसके ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, बहुत इजी तरीका देखना, और इस लाइन को भी आगे को बढ़ा दीजिए। ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण, ये थीटा, ये देखो ये एक लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब देखिए, P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर लिखोगे, वैसे तो दो लाइन का है, परंतु आपको समझना है तो लिखोगे P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 तथा E2 को घटकों में, कंपोनेंट्स में वियोजित करने पर देखो E1 और E2 को रिजॉल्व करोगे इनटू कंपोनेंट्स, घटकों में तोड़ोगे, रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू द कंपोनेंट्स करने पर क्या होगा, सुनिएगा। अभी डायग्राम पहले लिख लीजिए, फिर समझते हैं। करने पर E1 मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर डायग्राम से समझोगे। E1 व E2 के ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, देते परंतु नंबर 1 तथा नंबर 2 तथा E1 व E2 के क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कहते हैं इसको, वर्टिकल वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक ही दिशा में, क्षैतिज घटक एक दूसरे के ऐसा लिख लीजिए कि बराबर तो होते हैं, परंतु एक ही, परंतु ऐसा लिख लीजिए उनकी दिशा समान होती है, एक ही होती है, मतलब समान होती है। अतः P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए पहले मैं तो इसी डायग्राम में कंपोनेंट्स में तोड़ना सिखा रहा हूं तुमको, क्योंकि यहां पर छोटा डायग्राम है, छोटा चित्र है, आपकी समझ में नहीं आएगा, परंतु इतना आपकी समझ में आ गया। E1 इधर को है, E1 के साथ ये लाइन थीटा कोण बना रही है इधर को, और ये E2 है इधर को, E2 और ये लाइन इधर को थीटा कोण बना रही है। मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, इसको समझने के लिए। अब क्या होगा, मैंने यहां पर दो चीजें लिखी, क्या, P बिंदु पर देखो E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हैं, देखो इक्वल है कि नहीं, E1 दोनों सेम है। कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए मैंने दो चीजें यहां पर लिखी, मैंने लिख दिया P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E1 और E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वी रिजॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 इनटू कंपोनेंट्स, तो वी गेट, ये देखिए हमको दो, प्रत्येक के E1 के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, E2 के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, E1 के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। वेक्टर जब हमने पढ़ा था, ये क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो E1 और E2 के ऊर्ध्व और क्षैतिज घटकों को देखेंगे तो E1 और E2 के ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल टू ईच अदर, और E1 तथा E2 के जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो वो सेम डायरेक्शन में होंगे और इक्वल होंगे, तो एल्जेब्रिक सम की तरह मिल जाएगा। अब देखिएगा आप चित्र, ये देखिए भाई, ये है हमारा बिंदु P, इस बिंदु P पर मैंने एक लाइन तो ऐसे खींची है डाइपोल के पैरेलल, और एक मैं ऐसे खींच दूं डाइपोल के, देखना ये है बिंदु P, थोड़ा दूर लिख रहा हूं, पिछला डायग्राम देखना, E1 की डायरेक्शन है ऐसे, E1 इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस Q के द्वारा यहां पर, और E2 की डायरेक्शन है ऐसे, आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, और ये एंगल है हमारे पास थीटा, और ये एंगल भी हमारे पास है थीटा। क्यों है ये समझा दिया पीछे। E2 को अभी छोड़िए, E1 को देखो, ये कोई वेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 अलोंग थीटा, इधर को इसका कंपोनेंट, इधर को इसका कंपोनेंट अलोंग थीटा, इधर को आता है इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा,
कॉस वाला हमेशा क्या होता है, क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और क्षैतिज के लंबवत होता है ऊर्ध्व। ई का थीटा के अपोजिट इधर को E1 साइन थीटा। E1 को हमने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। नाउ रिजॉल्व E2 इंटू कंपोनेंट्स। इस E2 को देखिए, E2 का इधर को है थीटा ये, तो इधर को कंपोनेंट, E2 का इधर को कंपोनेंट आएगा, इधर ही को आएगा, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लस कर देता हूं मैं। एक तो ये हो गया, एक इसका भी आएगा E2 cos थीटा, और E2 का इधर को कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्व घटक, E2 साइन थीटा। देखो E1 बराबर E2, इसमें भी साइन थीटा है, इसमें ये कैंसिल टू ईच अदर, वो लिख दिया है नंबर 1, बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इन द सेम डायरेक्शन, सो लिखेंगे यहां से, अतः P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र, निरक्ष में जो बिंदु P है वहां पर नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या यही बराबर 2, या तो E1 cos थीटा कर दो या E2 cos थीटा। नंबर 3 चीज आ गई फिर वैसे ही, क्यों, बिकॉज मॉड E1 इज इक्वल टू मॉड E2 इज इक्वल टू E है भाई, सेम है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ऐसा लिख दिया। अब देखिए E1 तो हमको पता है, परंतु cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा निकालने के लिए फिर से पिछले चित्र में जाते हैं। cos थीटा चाहिए तो इस डायग्राम में या तो इस ट्रायंगल में आ जाइए या इस ट्रायंगल में आ जाइए। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया L, हाइपोटेनस हो गया R² प्लस L² की पावर हाफ। सबकी समझ में आ गया, इससे निकालोगे उससे भी ऐसा ही आएगा। फिर चलिए फिर आगे चित्र में त्रिभुज ए बी पी से, ए सी पी से, पीछे चित्र देखिएगा, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं तो करेक्ट करिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू आधार L बट्टा हाइपोटेनस R² प्लस L² का रूट, रख दीजिए इस 3 में मान, cos थीटा और E1 का मान। सो E इज इक्वल टू, P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 इंटू E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन R² प्लस L², इतना ही था। E1 इंटू cos थीटा हो गया L अपॉन R² प्लस L² की होल पावर हाफ। इसको ऐसे लिख दीजिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको ऐसा ही रख दीजिए, 2QL एक साथ लिख दीजिए, 2QL अपॉन, और नीचे आ गया R² प्लस L² की पावर 1 ये है, हाफ ये है, पावर गुणा करने पे जुड़ जाती है 3/2। जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, बायो वाले, माना a की पावर 2 गुणा a की पावर 3 है तो a की पावर 2 धन 3 5 हो गया। ऐसे ही a की पावर 1 गुणा a की पावर 1/2 है तो 1 धन 1/2 करोगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 धन 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2, वही चीज लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2, अगेन 2QLP,
सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/। ये आई भाई हमारी अगली चीज, 9वीं चीज। परंतु फिर वही लिखोगे, यदि L स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य मानते हुए छोड़ने पर, फिर छोड़ दोगे, नेग्लिजिबल कर दोगे, देन E इज इक्वल टू, तब क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, इसको छोड़ दिया आपने, R स्क्वायर की पावर 3/2, यहां समझिए R स्क्वायर की पावर 3/2, A की पावर mn है, R की पावर 2 इंटू 3/2। ऐसा एक फार्मूला जब घातांक पढ़े थे आपने, A की पावर m इंटू A की पावर n, A की पावर m प्लस n, कल मैं फार्मूले लिखा दूंगा, और A की पावर m की पावर n, तो m इंटू n, दो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो बच गया R। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 9वीं चीज। इससे पहले 8वीं चीज पढ़ी थी, तो ये 9वीं चीज हो गई हमारी। इससे पहले 9वीं चीज पढ़ी, तो ये 10वीं चीज हो गई। तो हमने विद्युत द्विध्रुव के लिए 4 चीजें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, फिर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कभी कभी डेरिवेशन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या जर्नली डेरिवेशन आ जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत बड़ा भाग कंप्लीट हो गया। अब हम अगला लेक्चर हमारा होगा, कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक्स आएंगे उसमें गाउस की थ्योरम आएगी, गॉस थ्योरम, गाउस की प्रमेय, या आप सिंपल में कह दे सकते हैं गॉस की प्रमेय या गाउस की प्रमेय। उस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। ओके।